Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 21st ऑफ फरवरी 2024. जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं कि इन एडिटोरियल्स को और ओपिनियन को एनालिसिस करने का हमारा मकसद क्या होता है. इसके अंदर हम कवर करते हैं इंग्लिश एसे को, करंट अफेयर्स को, पाकिस्तान अफेयर्स को, सोशल साइंसेस के आपके जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ जनरल कैटेगरीज के जो एरिया हैं उनको हम कवर करते हैं. क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप की जाती है, आर्गुमेंट अप्रोच आपकी डेवलप की जाती है, आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच. तो ये दोनों स्पेशली ये जो दोनों हैं ये आपकी हेल्पफुल रहती हैं सारे आपके जो कंप्यूटर एग्जाम्स के अंदर जो पेपर है उनके अंदर, और स्पेशली इंग्लिश ऐसे के अंदर और इंटरव्यू के अंदर. सो दैट इज द मेन रीजन कि हम इन एडिटोरियल्स और ओपिनियन का जो है एनालिसिस करते हैं ताकि आपको हर एक जो टॉपिक है उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डिमेंशंस जो है आपके साथ जो है वो डिस्कस की जाए. ये रहा आपका जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला सेक्शन. इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 1, 2 एंड 3. ये तीन एडिटोरियल जो है इस लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे. ठीक है. और बाकी रहा आपका ओपिनियन वाला सेक्शन, और ये सेक्शन जो है ये पेड है और इसके अंदर लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके शेयर कर दिया गया है जिसके अंदर 1, 2, 3 और 4 ये चार ओपिनियन जो है जिस तरह से इन एडिटोरियल का एनालिसिस किया जाएगा इन द सेम फैशन इन ओपिनियन का भी एनालिसिस किया जाएगा. और ये अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो इस नंबर पर आप रजिस्टर व्हाट्सएप करें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. और इसके चार्जेस जो हैं दैट इज लेस देन द प्राइस ऑफ अ न्यूज़पेपर हैं, कुछ ज़्यादा नहीं हमने सेट किए. और हमारा यही था कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं इससे बेनिफिट हासिल कर सके और आप एक मंथ के लिए इसको रजिस्टर करवाएं, लेक्चर्स को सुने. अगर आप समझते हैं कि नहीं वर्किंग हो रही, आप नई चीज़ें नहीं सीख रहे, देन यू कैन स्किप, कोई बड़ी बात नहीं है ये. ठीक है. बहरहाल जो अब आगे है जो टुडे ये जो हमारा लेक्चर है इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, टुडे डॉन न्यूज़पेपर डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं. 3 चैप्टर इसके में बना देंगे हम लोग. कोई भी चैप्टर आप सुनना चाहें, 3 एडिटोरियल्स है, हम पहले सुन सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं. एंड दैट इज बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर पेन फैमिली टीम. कमेंट आपने करना है. और ये छोटा सा क्वेश्चन है, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान. आपको पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है एक ओहदा है जिसको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो हेड है उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कहा जाता है. तो इसका टेन्योर कितने साल का है, कितने साल के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है, आपने वो साल बताने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितना भी आपके समझ में आता है. और ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है पीएमएस के अंदर. पहला आपका ओपिनियन डील करेगा इकोनॉमी के साथ. इकोनॉमी डिस्कस करेंगे, फिच कंसर्न्स, और जितनी दफा मैं ये चीजें डिस्कस कर चुका हूं मेरे ख्याल में अब आपको जबानी याद हो जानी चाहिए. ठीक है. ये पहले भी बहुत दफा रिपीट होती है बार बार. प्रॉब्लम्स वही हैं, प्रॉब्लम्स कोई नई नहीं है. पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, सोशल इश्यूज हैं, सिक्योरिटी है, नेबर्स हैं, टेररिज्म है. यही चीजें हैं, घूम घूम के आएंगी, नई नई डिमेंशंस के अंदर आएंगी, लेकिन जड़ इनकी सबकी सेम ही है. ये ऐसे ही है, एक दरख्त है उसकी जड़ें हैं और ऊपर नई नई टहनियां जो है, नए नए पत्ते जो है वो लगते रहते हैं, जड़ते भी रहते हैं, लगते भी रहते हैं. तो यही चलता रहता है. तो फिट्स कंसर्न क्या है इस पूरे के अगर मैं आपको एडिटोरियल का क्रक्स बताऊं तो ये वो क्रक्स है, ये वाली पिक्चर. और ये पिक्चर क्या कह रही है, ये पिक्चर ये कह रही है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान के अंदर और नेक्स्ट आईएमएफ डील जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी. ये आपको समझ आ रही है कि पहाड़ के बिल्कुल किनारे पे खड़ी है, या आर्त या फिर पार. तो ये है इसका क्रक्स. और ये कौन कह रहा है, ये आपकी जो फिच है. तो पहले तो आपको बता दूं जी फिच साहब कौन है, और उसके बाद फिर आपको इसके अंदर क्या है वो चीजें आपके साथ डिस्कस कर देता हूं. तो पहले चलते हैं फिच की तरफ. ठीक है. तो फिच क्या है, फिर फिच क्या कहती है, फिर वो बात करते हैं. तो फिच बेसिकली ये 3 जो है रेटिंग एजेंसीज हैं दुनिया की, बल्कि बहुत ज्यादा है, जो टॉप 3 हैं वो ये हैं. इनमें से एक है फिच रेटिंग, एक का नाम है फिच रेटिंग, दूसरी है स्टैंडर्ड एंड पुअर और एक है मूडीज. ये 3 हैं और इसमें से एक है फिच. अब फिच क्या है, कैपिटल मार्केट कंपनी है फिच रेटिंग्स. ठीक है. अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है.
और जो मेन 3 है उसके अंदर इसका नाम है, ठीक है ना। और ये रिकॉग्नाइज स्टैटिक्स रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उसके साथ ये यानी कि 1975 के में क्या है, यानी कि वहां से क्या है, ये कैपिटल मार्केट कंपनी के अंदर जो है फिच रेटिंग जो है ये काम करती है। यानी कि जो यूएसए की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, आप कह सकते हैं उससे ये रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक हो गया। और ये क्या करती है, रेटिंग करती है। अब ये रेटिंग किस चीज की करती है, ये फिच हो गया और ये जो मैंने बाकी दो बताई किस चीज की रेटिंग करती हैं, ये रेटिंग करती हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या करती हैं कि एनालिसिस करती हैं इकोनॉमीज का। वो एनालिसिस किसी कंपनी का हो, किसी कंपनी की इकोनॉमी का हो सकता है, किसी मुल्क की इकोनॉमी का हो सकता है, किसी रीजन की इकोनॉमी का हो सकता है, या किसी भी चीज का, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको ग्रेड्स देती हैं, जिस तरह हम स्टूडेंट्स के पेपर चेक करते हैं और उसके बाद उनको ग्रेड देते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को देखकर, उसके प्रेजेंट को देखकर, उसके पास को देखकर, उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करके तो एक ये पॉइंट्स दे देते हैं, जिस तरह से ये, ठीक है। तो अभी पाकिस्तान को जो पॉइंट्स मिल रहे थे, पाकिस्तान आपका जो फिच की कैटेगरी में कह ले या मूडीज के कैटेगरी में, ये सी कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान जो था पिछले दिनों में चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि इससे क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इस कैटेगरी में चला जाता है, हाई ग्रेड्स में चला जाता है, तो फिर जो बिजनेसमैन क्लास है ना दुनिया की, वो क्या करेगी, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहेगी, ठीक है। और पाकिस्तान नीचे नीचे वाली कैटेगरी में है और ये बिल्कुल डिफॉल्ट जब होने वाला हो जाता है तो ये इसका एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये है फिच रेटिंग। बेसिकली रेटिंग इसलिए की जाती है ताकि किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बताया जा सके कितनी स्ट्रांग है। अगर वहां पर पैसे खर्च करता है उस मुल्क के अंदर कोई बंदा, तो वो कितना प्रॉफिट लेगा और उसकी जो फ्यूचर है उसके बिजनेस का कितना सिक्योर है, कितनी तरक्की कर सकता है। तो ये चीजें हैं, इसीलिए आपने देखा लोग दुबई जाकर बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनकी रेटिंग अच्छी है, हमारी रेटिंग थोड़ी ठीक नहीं है। और ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि मल्टीपल रीजंस ये ठीक नहीं है। वो रीजंस क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूं, ठीक हो गया जी। तो ये बेसिकली फिच रेटिंग ने कुछ कहा है पाकिस्तान के बारे में, और जो कहा है वो पिक्चर के अंदर दिखा दिया है आपको, और वो कैसे है अब वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं। तो फिच का आपको क्लैरिटी होगी होगी। अब फिच कहती क्या है, फिच ये कहती है कि इलेक्शंस हो गए पाकिस्तान में फरवरी 2024 को, और उम्मीद ये थी कि इकोनॉमी अपना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और नई गवर्नमेंट आएगी, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आएगी, आईएमएफ के साथ डील करेगी और पैसे लेगी और पाकिस्तान को सीधे रास्ते पर चलाएगी और उस पैसे को अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर खर्च करेगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शंस हुए, साथ ही चैलेंज आ गया, धांधली हो गई, ये चीजें होगी और वो चीजें होगी। उसके बाद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पाकिस्तान के अंदर बढ़ चुकी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फ्यूचर है पाकिस्तान का। इसको देखकर फिर लगता है कि जो इकोनॉमी के क्राइसिस थे उससे पाकिस्तान नहीं निकल पाएगा, और इकोनॉमी से क्राइसिस से निकलने का एक ही हल था कि आईएमएफ हमारे साथ डील कर लेता। जैसे नई गवर्नमेंट आती, वो आईएमएफ के पास जाती और एक बड़ा पैकेज लेती और उसके बाद उसको अच्छी जगह पर इस्तेमाल करती, अच्छे अच्छे प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स लगाती, एक्सपोर्ट्स बढ़ाती, रिफॉर्म्स करती और तरक्की करती। लेकिन अब क्या हुआ कि क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आ रही है उसके ऊपर क्या है, शकूक व शुबहात है, उसके ऊपर एक दब्बा लग गया है कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आ रही है, लोगों का मैंडेट नहीं है उसके पास, ठीक है। तो वीक सी कोalition आएगी। अब जब वो कमजोर है खुद, तो आईएमएफ के साथ जो है डील करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए कि वो पैसे ले ले आईएमएफ से, अगला एक बड़ा पैकेज ले ले, ये बहुत उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और जब आईएमएफ से पैसे लेने मुश्किल हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा कि मल्टीलेटरल, बाईलेटरल और कमर्शियल क्रेडिट से भी क्या कर सके, फाइनेंसिंग ले सके, पैसा ले सके, क्योंकि पाकिस्तान ने तो उधार लेना है ना, जहां जहां से मिलता जाए, कर्जा लेना है। अब वो कर्जा आईएमएफ के साथ एसोसिएट है। बड़ा चौधरी जो है वो मुतमिन होगा, बड़ा चौधरी जो है वो सेटिस्फाई होगा आपसे, तो छोटे चौधरी भी आपको कर्जा दे देंगे। लेकिन जब बड़ा ही नहीं मानेगा तो छोटे भी कैसे आपको कर्जा देंगे, छोटे भी आपके ऊपर इत्मीनान का इजहार नहीं करेंगे। अब ये क्या है, ये भी बाद आपको इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये तीनों को ये क्या चीजें हैं, ठीक है। तो बहरहाल आईएमएफ के साथ आपको डील करना नई गवर्नमेंट को मुश्किल हो जाएगा, और अगर मुश्किल हो गया तो फिर हो सकता है आप डिफॉल्ट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आईएमएफ से पैसे मिल जाते हैं तो फिर ये सारे भी आपको पैसे दे देंगे, मल्टीलेटरल, बाईलेटरल, कमर्शियल क्रेडिटर्स। तो फिर उससे क्या होगा, आप पाकिस्तान बढ़ सकता है किससे, डिफॉल्ट होने से। तो अभी हम यहां पर खड़े हैं, पाकिस्तान अब यहां पर खड़ा है।
कि नेक्स्ट आईएमएफ की डील जो है सारी की सारी इकोनॉमी पाकिस्तान की उसके ऊपर खड़ी है, और वो डील किसने करनी है? नई आने वाली गवर्नमेंट ने। अब ये उस गवर्नमेंट जो है वो कौन सी आ रही है? पीडीएम 2.0 आ रही है, जिसकी वजह से क्या है? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, और इस वजह से अब ये वीक की गवर्नमेंट के साथ देखिए आईएमएफ को मनाती कैसे है और कैसे आईएमएफ मानती है। वैसे तो नहीं मानेगी, अल्टीमेटली हमें अमेरिका की हेल्प लेनी पड़ेगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हमारे को एक चक्कर लगाना पड़ेगा अमेरिका का, तो फिर हो सकता है कोई थोड़ी बहुत बात हमारी बन जाए। बहरहाल ये एक्स्ट्रा बातें हैं, मेन बात आपके साथ कर दी। अब मैं आपको समझाता हूं ये जो कंसेप्ट अक्सर हम ये वर्डिंग जो है यूज करते हैं, कौन सी? वो ये वाली, जिसके अंदर वर्ड्स आ जाते हैं जी मल्टीलेटरल, बाईलेटरल और कमर्शियल क्रेडिटर। और ये बच्चों ने अक्सर कमेंट सेक्शन में पूछा भी होता है, सर इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब आप देख लें। तो पहले तो आप देख लें ये क्रेडिटर और ये डेटर का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। क्रेडिटर वो बंदा होता है जिसके पास होता है पैसे, जैसे ये आंटी उन्होंने दिखाई है, आंटी के पास है पैसे, ठीक है, तो आंटी है क्रेडिटर। अब ये जो ब्रीफकेस वाले भाई हैं ये उधार लेने आए हैं, कर्जा लेने आए हैं, तो ये हो गया डेटर, ठीक हो गया जी। क्रेडिट इसी तरह से आईएमएफ है क्रेडिटर, उसके पास है पैसा, और ये इधर एक कंट्री है जैसे हमारी कंट्री कह लें, तो उससे हम क्या करते हैं? पैसे उधार लेते हैं, तो हम बन गए डेटर। तो पहले तो होगा क्रेडिटर की बात, क्योंकि हमने मल्टीलेटरल, बाईलेटरल, कमर्शियल क्रेडिटर की बात करनी है, तो पहले तो पता होना चाहिए ये क्रेडिटर क्या होता है, ठीक है। ये हो गया आपको क्रेडिटर क्लियर। अब जाते हैं कि मल्टीनेशनल, बाईलेटरल और मल्टीलेटरल के ऊपर। बाईलेटरल और मल्टीलेटरल, बाई जो होता है ना, जहां भी बाई का लफ्ज होगा इसका मतलब होता है दो, ठीक है। बाई का मतलब होता है दो, ठीक है। यूनी का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है दो, और मल्टी का मतलब होता है दो से ज्यादा, मोर देन टू। एक चीज तो ये होगी, ठीक है। अब बाई का बाईलेटरल यानी कि दो, ऐसा कर्जा लेना या देना जिसके अंदर दो बंदे शामिल हों, दो पार्टियां शामिल हों, तो उसको हम कहते हैं बाईलेटरल क्रेडिटर, ठीक है। बाईलेटरल क्रेडिटर, उसकी सादा सी मिसाल ये है कि हम लोग, पाकिस्तान लेता है कर्जा चाइना से, और बात एक गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट को कर्जा दे दिया, बात खत्म होगी, ये हो गया बाईलेटरल क्रेडिटर। दूसरी तरफ आ रहा आ जाए मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल के अंदर क्या होता है कि एक से ज्यादा बंदे इन्वॉल्व होते हैं, एक से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, और उसके बाद वो कर्जा देती हैं दूसरे को, यानी कि पैसे जो हैं वो एक से ज्यादा पार्टीज के होते हैं। और इसकी मिसाल है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। और इसके अलावा जो दूसरे डेवलपमेंट बैंक है, रीजनल डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं? मल्टीलेटरल कैटेगरी में। यहां पर क्या है कि ये ज्यादा आईएमएफ देखे ना, अब किसी एक का तो नहीं है, वहां पर कितने ज्यादा मुल्क जो है उसके मेंबर्स हैं, और वहां पर उनके पैसे हैं। इसी तरह वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, किसी के पैसे हैं किसी को देते हैं, तो वो क्या हो गया? फिर एक से ज्यादा आ गई बीच में बंदे, एक से ज्यादा पार्टीज आ गई, तो वो बन गया मल्टीलैटरल क्रेडिटर। और जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी, दो पार्टियां हों, यानी कि एक लेने वाली और एक देने वाली, तो वहां पर हो गया बाईलेटरल। और तीसरा आ गया आपका कंसेप्ट है कमर्शियल का। तो कमर्शियल जो कैटेगरी आती है ना, कमर्शियल क्रेडिटर जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर ज्यादातर ये होता है कि कंपनीज भी और मुल्क भी, उनके मुआदे होते हैं बैंकों के साथ, तो बैंकों से जो ज्यादातर पैसा लिया जाता है ये कमर्शियल क्रेडिट के अंदर आ जाता है। यानी कि हमारे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ही है, तो पाकिस्तान जो है किसी बैंक से, जो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है बैंक, उससे कर्जा ले लेता है, तो कमर्शियल क्रेडिट हो गया। इसी तरह से कोई दूसरा मुल्क जो है, कंपनी जो है, वो कर्जा ले लेती है किसी बैंक से, तो वो कमर्शियल क्रेडिट हो गया। अब इस कमर्शियल क्रेडिट के अंदर क्या होता है? कमर्शियल क्रेडिट के अंदर ये होता है अ प्री अप्रूव्ड अमाउंट, यानी कि पहले से अप्रूव्ड अमाउंट पड़ी होती है आपके पास ऑफ मनी दैट अ कंपनी कैन बोरो, जो कंपनी ले सकती है फ्रॉम अ बैंक एट एनी टाइम टू हेल्प मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। यानी कि आप लोग काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है, आपको नुकसान हो सकता है, तो आपको जरूरत पड़ सकती है, तो आप बैंक से ले सकते हैं। तो ये होता है प्री अप्रूव्ड। जिस तरह आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता कि भाई जी क्रेडिट कार्ड ले ले, इसके अंदर 1 लाख रुपए है, इसके अंदर 10 लाख है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड का है, तो ये आपका इसके अंदर पड़ा हुआ है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद अगर उसके अंदर 1 महीने की लिमिट है, 1 महीने के अंदर अंदर आप पैसे वापस इसके अंदर डाल देंगे, तो आपको कोई परसेंटेज पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 1 महीने से ज्यादा पे रखेंगे, तो फिर आपको इतनी परसेंटेज जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो वो आपके पास एक्स्ट्रा वो है, कार्ड के अंदर पैसे पड़े रहते हैं,
और जब आप चाहें उसको इस्तेमाल कर लें, वो प्री अप्रूव होते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं कमर्शियल क्रेडिटर, और इसको अक्सर जो कंपनीज जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं। यानी कि रिटेल क्रेडिट जो फंड है, जो डेली ऑपरेशन करती हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज परचेज करती हैं इक्विपमेंट्स और कवर सडन कोई एक्सपेंडिचर्स जो है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, तो उसके अंदर से वो क्या कर देती हैं, उसको पैसे को इस्तेमाल कर लेती हैं और अपने मामला को रूटीन में चलाना शुरू कर देती हैं। तो ये है बेसिकली कमर्शियल क्रेडिट। बाकी ये है कि ये इकोनॉमी की टर्म्स है, आप इसके अंदर जितना मर्जी घुसते जाएं, ये खुलती जाएंगी, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपको कम से कम किसी भी चीज का एक मेन आइडिया आपके पास होना चाहिए। बाकी तो देखें जी, अगर मैं बात करूं कश्मीर इशू की, तो कश्मीर इशू के ऊपर आपको जो है थाउजेंड्स ऑफ बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप उनको पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो बात नहीं है। हमारा कश्मीर इशू है, तो हमें जो है उसके बारे में जो क्रक्स है उसका पता होना चाहिए, उसका हिस्ट्री का पता होना चाहिए, प्रेजेंट का पता होना चाहिए, और फ्यूचर प्रेडिक्शन आप कर सकेंगे किस तरह दैट्स इट। लेकिन ये है कि आप उसको लेके बैठे रहे तो बैठे रहे विशु, ठीक है। तो इसी तरह से ये टर्म्स हैं, आपको मेन इनके पता होना चाहिए, यार इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये होता है, क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा है, आपने काफी चीजें जो है वो तैयार करनी है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को तैयार करने हैं एक लिमिटेड टाइम के अंदर। तो अगर तो आप रिसर्चर हैं तो फिर आप बैठ के खोलते रहें, चीजों को खुलती जाएंगी, जितना मर्जी खोलते रहें। तो बाहर ये था जी आपका जो पहला इकोनॉमी में था, और इसको अगर हम पेपर पर्सपेक्टिव में लेके जाएं तो यहाँ पर आपके साथ इकोनॉमी को डिस्कस किया पाकिस्तान की जो थी, और किस तरह से जो इलेक्शंस हैं उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर ले आए हैं, और वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी इकोनॉमी को जो है क्या कर रही है, इकोनॉमी के क्राइसिस को डेवलप कर रही है। और आई थिंक सो 2 दिन पहले हमने एक ओपिनियन डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो इकोनॉमी के क्राइसिस को जो है क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग करती है या बढ़ाती है, और किस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमी की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करती है। चीज हमने उस ओपिनियन के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी। बहरहाल दूसरा, साइलेंसिंग द पब्लिक, पब्लिक को खामोश करा दिया जी। कैसे खामोश करा दिया, क्यों खामोश करा दिया, और ये चीज जो है इस पिक्चर को देखें तो क्लियर हो जाएगा। ये पिक्चर्स मैं इसलिए दिखाता हूँ कि मेरा मकसद होता है आपको आइडियाज कन्वे करना। तो पिक्चर्स की मदद से हो जाए, ग्राफ की मदद से हो जाए, तो वो ज्यादा बेहतर आपके जहन में छप जाता है, बजाय ये कि मैं यहाँ से बैठ के इसको पढ़ता रहा हूँ कि ये क्या लिखा है, ये क्या लाइन में, इस लाइन में क्या है। तो मैं तो इसको पढ़ता हूँ और इसके अंदर से जो आपका क्रक्स है और वो निकाल के आपके सामने रख देता हूँ, यही मेरा मकसद होता है। तो जो अगर कोई पिक्चर जो है उस क्रक्स में हेल्प कर दे तो दैट इज वेरी गुड। तो साइलेंसिंग द पब्लिक के अंदर ये पिक्चर जो है फिट है इस ओपिनियन के अंदर, एडिटोरियल के अंदर। और ये क्या है आपके सामने है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, और ये एक्स का निशान है, आपको पता है ये ट्विटर का निशान है, और इसको उन्होंने ताला लगा दिया पाकिस्तान में, ट्विटर को क्या कर दिया, बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है कि ट्विटर जो है जनाब अली इस्तेमाल किया जा रहा है, रिग्ड धांधली जो इलेक्शंस के अंदर हुई है उसके ऊपर बड़ी डिबेट की जा रही है, बड़ा बोला जा रहा है, पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि यार इसको ही बंद कर दो। तो उन्होंने क्या किया, पिछले कुछ दिनों से ये जो ट्विटर है पाकिस्तान में, इसकी सर्विस को बंद कर दिया ताकि लोग इसको इस्तेमाल करके धांधली जो है उसके ऊपर डिस्कशंस ना कर सके। तो दैट इज यही इस ओपिनियन के एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया। हाँ, एक दो चीजें एक्स्ट्रा हैं वो भी आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कहता है कि ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान के अंदर ट्विटर को, उसकी एक्सेस नहीं है। अब टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी कोई जवाब नहीं दे रही कि क्यों किया है, और ना आईटी का मिनिस्टर कुछ बोल रहा है, बस बंद कर दिया। हाँ, जो केयर टेकर मिनिस्टर्स हैं वो पोस्ट कर रहे हैं एक्स के ऊपर, वो इस्तेमाल कर रहे हैं बाय वीपीएन सर्विस। अब वीपीएन सर्विस क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, इसको इस्तेमाल करते हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और पोस्टिंग कर रहे हैं, बाकी पाकिस्तानी खामोश बैठे, ठीक है। अब ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये आईटी की आपको टर्म है, इसको बस इतना ही पढ़ने काफी है आपके लिए, इसको ज्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जी ये तो काम कर दिया इन्होंने जो करना था, और ये स्टोरी जो है ये चल रही है। अब इससे हो क्या रहा है, डिजिटल इकोनॉमी आपकी पाकिस्तान की डिस्टर्ब होगी। आपको पता है नेट का दौर है, और डिजिटल वर्ल्ड है, इसके ऊपर ही सारा कुछ हो रहा है। तो हर चीज, कई चीजें जो है आप, हर बिजनेसमैन, हर एक फर्म वो सोशल मीडिया पे भी साथ एक्टिव होती है, अपनी जो है प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करती है, और ट्विटर इज वन ऑफ देम। तो आपने इसको बंद कर दिया, मतलब आपने डिजिटल इकोनॉमी को भी हिट किया है। अब इस सूरत हाल में कौन पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्ट करेगा, जहां पर उसको फ्रीडम ऑफ बिजनेस ही नहीं है, यानी कि वो फ्रीली जो है अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं कर सकता। और ट्विटर पे भी ज़ाहिर अल्टीमेटली इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो कोई बंदा जो है पाकिस्तान में इस सूरत हाल में इन्वेस्ट नहीं करेगा। अल्टीमेटली जो आपकी डिजिटल इकोनॉमी है वो क्या हो, डाउनवर्ड जाएगी।
एक तो नुकसान ये हो गया। और इसके अलावा आज के दौर में कोई भी बिजनेस जो है सोशल मीडिया के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि क्यों, डिजिटल वर्ल्ड है। आपको सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना पड़ता है अपनी आवाज़ के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट के लिए और मुख्तलिफ कामों के लिए। तो इस तरह पाकिस्तान में अगर इस तरह के काम होते रहेंगे, कभी नेट बंद कर दिया, कभी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सर्विस बंद कर दी, कभी जो है कुछ कर दिया, तो फिर पाकिस्तान का इमेज नेगेटिव जाएगा और कोई भी आकर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और इसके अलावा कहता है कि आप लोगों ने पहले क्या किया, मोबाइल फ़ोन की सर्विस को सस्पेंड कर दिया इलेक्शन डे के ऊपर। उससे क्या हुआ? उससे एक तो ये बाद में हो गया कि धांधली का रौला डल गया कि ये धांधली हुई है, इसीलिए सर्विस बंद की गई है। और उससे क्या हुआ? धांधली का जब रौला डला, रिगिंग का प्रॉब्लम हुआ, चैलेंज हुआ वोट, ठीक है? रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर आ गई, ठीक है? और वो इकोनॉमी के क्राइसिस के ऊपर आईएमएफ के साथ डील जो अभी ऊपर डिस्कस किया, अल्टीमेटली उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगी। और ये कहाँ से निकला? आप लोगों ने मोबाइल फोन सर्विस बंद कर, कर्टेलिंग सिटीजन डिजिटल राइट्स। और इसके अलावा ये क्या है कि जो ग्लोबल वर्ल्ड है, इसके अलावा डिजिटल राइट्स है सिटीजन के, जो आप कर्टेल कर रहे हैं, जो आप नहीं दे रहे, ठीक है? तो ये चीजें हैं जो उसने इसके अंदर डिस्कस की हैं, और अक्सर असल यही है कि रिगिंग को छुपाने के लिए काम किया जा रहा है। पेपर पर्सपेक्टिव में आओ तो डेमोक्रेसी आपका मेन टॉपिक रहेगा, और सोशल मीडिया की फ्रीडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के अंदर। कोई भी जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, वो आपको जो आपका उस डेमोक्रेटिक स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको देता है। आप आजादी से अपना इजहार कर सकते हैं, राय का इजहार कर सकते हैं, और अल्टीमेटली जो अब वर्ल्ड है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है अपने राय के इजहार के लिए। और डेमोक्रेसी जो है फ्लोरिश करती है अगर आप पॉजिटिवली इस्तेमाल करें अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। तो ये हल्टर हो गया ना डेमोक्रेसी के अंदर। डिजिटल इकोनॉमी आपकी हल्ट हो रही है, वो भी मैंने बता दिया किस तरह से, ठीक है ना? कई लोगों का तो काम ही डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर है, नेट के ऊपर, वो नेट को इस्तेमाल करके दुनिया के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह जब आप शट डाउन कर देते हैं नेट को, तो फिर क्या कितना ज्यादा तबाही होती है, लोगों का मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो जाता है। और ये पहले भी हम कई दफा डिस्कस डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो इकोनॉमी को भी प्रॉब्लम होगी। जू जिलेटरी, इसके अंदर क्या है जी, इसके अंदर बात होगी इनकी, ये एक शेर है और एक है शेरनी, इन दो की उसने की है बात। इसका नाम, शेर का नाम रख दिया अकबर और शेरनी का नाम रख दिया सीता। और बाय चांस ये अब इंडिया में है। अब वहां पे क्या हुआ जब ये काम हुआ? जू है जी, चिड़ियाघर है, शेरनी का नाम सीता और शेर का नाम अकबर, बंगाल का सफारी पार्क है, इनको रख दिया इकट्ठा वहां पर, मियाँ बीवी बना दिया। तो वहां का एक हिंदू है विश्वा, हिंदू प्रसाद, उसने क्या कर दिया, उसने कहा ये जो है हमारा जो हिंदू मजहब है, उसकी आप लोगों ने डिसरिस्पेक्टफुल तरीका किया, डिसरिस्पेक्ट की है, यानी कि उसकी बेइज्जती कर दी है, ठीक है? उसकी जो है आपने, क्या वो कहते हैं, बेहुरमती की है आप लोगों ने, ठीक है? तो वो चला गया जनाब अली कोर्ट के अंदर ये केस लेकर। अब इसके ऊपर वो जो है ओपिनियन है, इन दोनों के ऊपर डिस्कशन करता है। तो अकबर जो था आपको पता है मुगल बादशाह था, और सीता इनकी एक रिलीजन के अंदर उसका अहम किरदार है। तो ये जहाँ अकबर और ये रही सीता, और इसके ऊपर होगी डिबेट। और यहाँ पर आ रहा है कि व्हेन ह्यूमन प्रॉब्लम्स स्पिल इनटू एनिमल वर्ल्ड्स। अब वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो काम किया ना आप लोगों ने, सीता का नाम रखकर और अकबर का नाम रखकर, शेर शेरनी का उनको इकट्ठा रख दिया ना, ये एक इरेशनल, इलॉजिकल एंड टैंटामाउंट टू ब्लास्फेमी, आप लोगों ने ब्लास्फेमी की है, बेहुरमती की है आप लोगों ने, ठीक हो गया जी? तो ये वहां पर अब इसके ऊपर जो है वो कोर्ट में केस लेकर चला गया है। पिजन्स के भी इसी तरह से इंडिया में ये भी होता रहा है। कबूतर जो है पाकिस्तान से जो है अगर इंडिया की तरफ उड़कर चला जाता है, या चाइना से उड़कर इंडिया की तरफ चला जाता है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर इन्वेस्टिगेट किया जाता है, कहता है ये जासूस है, उसके ऊपर जासूसी का जो है इल्जाम लगाया जाता है उस कबूतर के ऊपर। और यही कहता है कि ट्रेजेडी है इस मॉडर्न इंडिया की, जो टुडे इंडिया है उसकी, मॉडर्न इंडिया की, कि वो जो है वहां पर ये तो है ही है, ये तो चलो ठीक है, ये अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कबूतरों के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन ये जो शेर शेरनी के साथ इन्होंने किया है, ये वहां पर रिलीजन का जो है ना प्रॉब्लम बन चुकी है इंडिया के अंदर। हर जगह पर आपको रिलीजन 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 नजर आता है हर चीज के अंदर। पेपर पर्सपेक्टिव में अगर बात करूं तो इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट था, गांधी जी ने, नेहरू ने एक सेकुलर इंडिया का ख्वाब देखा था। लेकिन अब जब से बीजेपी आई है, उन्होंने रिलीजन को घुसा दिया है पॉलिटिक्स के अंदर। तो अब उस वजह से ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे सामने, ये शेर शेरनी वाले, कि लोग ये भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे वहां पर, और मजहब को इतना ज्यादा उन्होंने हाईलाइट कर दिया है कि हर चीज के अंदर अब इंडिया में मजहब ऐड होता जा रहा है।
और सेकुलर इंडिया का नामो निशान इंडिया से मिटता जा रहा है। सो जी, ये रहा आपका जो टुडे एडिटोरियल्स थे, और इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।